हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर। कैसे हो आप सभी? आई होप सब सभी अच्छे होंगे। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 ऑफ योर क्लास 10 सीबीएसई साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर भी फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो पार्ट 2 में अगर मैं बात करूं, हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू किया था, जिसके अंदर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था, राइट। हमने उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शुरू किया था एंड हमने फिर डीकंपोजिशन रिएक्शन भी पढ़ा था। और वो स्टार्ट किया था मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, ये 3 कैटेगरीज का होता है। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और तीसरा होता है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, इस वीडियो में हम यहां से शुरुआत करेंगे एंड विल गो ऑन फर्दर। ओके, तो जैसा कि स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमेशा कहता हूं कि प्लीज अपने नोट्स रेगुलरली बनाएं, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। एंड सेकेंड चीज, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे बाहर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला। सो आप बिंदास इससे पढ़िए, ठीक है। एंड इसके बाद आपको कोई और एक्स्ट्रा चीज या कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है। इनफ प्रैक्टिस हम करेंगे इस चैनल पे। आई विल गिव यू टेस्ट्स आल्सो, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो अब डीकंपोजिशन रिएक्शन होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, आप इस रिएक्टेंट को किसी टाइप की एनर्जी देते हो। इस एनर्जी को देने से क्या होता है, रिएक्टेंट टूट जाता है, इट ब्रेक्स। ये टूट जाता है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर। इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन में अलग अलग 3 कैटेगरीज कैसे बनी, ये एनर्जी अलग अलग होने की वजह से। अगर ये एनर्जी हीट एनर्जी होगी तो उसे हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दी जाएगी तो हम उसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन कहेंगे। और यदि ये एनर्जी आपकी सनलाइट की फॉर्म में है तो हम उसे क्या कहेंगे, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। बात समझ में? अभी हम इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। आपके सिलेबस में एक ही एग्जांपल है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O, दैट इज वाटर। पानी में से बिजली का पास होना क्या होता है तब, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ गिवन मटेरियल, जैसे कि यहां पे पानी की बात हो रही है, राइट। तो ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। H2O को सबसे पहले हम लिखेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए एनसीईआरटी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये जो रिएक्शन है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ एन एक्टिविटी, जहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स लिए गए हैं, एनोड एंड कैथोड, पानी भरा गया है, राइट। और उस एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, इस पानी के अंदर ना फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड किया जाता है। तो ये सीबीएसई बहुत बारी पूछता है कि ये क्या है, ये H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, राइट। डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि इस एसिड के अंदर आपने कुछ पानी मिला दिया, ताकि इसकी जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाए, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए। ये बहुत खतरनाक एसिड होता है, राइट। सो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 आप इसके अंदर डालते हैं। क्यों डालते हैं पानी के अंदर? रीजन इज ताकि टू मेक वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो पानी में से ताकि इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, इसीलिए इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाला जाता है। बात समझ में आई? तो ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलीस्ट स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप ये करोगे तो वाटर विल डिसोसिएट इनटू 2 गैसेस, दैट इज हाइड्रोजन गैस नंबर 1 एंड सेकंड गैस इज ऑक्सीजन गैस, दैट इज नंबर 2, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस कहां पे मिलेगी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहां कलेक्ट हो जाएगी, एट कैथोड। ये कैथोड के ऊपर आपको जमा हुई मिलेगी, बात समझ में आई। और ये कहां पे मिलेगी, एट एनोड। यार ये कैथोड एनोड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज कैथोड? इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड, बात समझ में आई। और ये एनोड क्या है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, बात समझ में आई इतना। अब इसके अंदर जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये है कि ये 2 गैसेस तो निकली, लेकिन ये किस वॉल्यूम रेशो में निकली। वॉल्यूम रेशो का मतलब क्या है कि कितने पार्ट्स हाइड्रोजन के बने
और कितने पार्ट्स ऑक्सीजन के पड़ने विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो मान लो आपके पास यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, आपके पास एक बीकर था, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स थे, ठीक है। और जो गैस ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ हाइड्रोजन गैस बनी होगी, यहाँ पे O2 गैस बनी होगी, तो कौन सी रेशियो मतलब कि गैस की कंसंट्रेशन कितनी कितनी थी। तो आप H2O के फॉर्मूला से ये पता लगा सकते हो कि 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर मैं बात करूं, ये आपके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं बच्चों, तो यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन गैस इतनी है H2, तो ऑक्सीजन गैस इसकी आधी होगी। बात समझ में आई? 2:1 रेशो में बन रही है। अगर 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन बन रहे हैं यहाँ पे, तो सिर्फ 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है यहाँ पे। बात समझ में? अब ये कितना भी आपको हो सकता है वॉल्यूम दिया हो सकता है कुछ प्रेशर का दिया, कुछ भी दिया हो सकता है, लेकिन रेशो यही रहेगी 2:1। यानी 2 parts of hydrogen are collected over the cathode and 1 part of oxygen is collected over the anode। क्या बात समझ में आई आपको इतनी? तो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज योर फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसके अंदर अगेन आपकी जो एनर्जी दी जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। बात समझ में आई? तो सबसे पहला एग्जांपल जो आपने पढ़ना है दैट इज AgCl। Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, Cl मींस क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड। ये एक कंपाउंड हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड। ये व्हाइट कलर का होता है, प्लीज यू शुड रिमेंबर इट्स कलर। इसके ऊपर जब सनलाइट डाली जाती है, ठीक है, तब क्या होता है? डिसोसिएट्स टू गिव सिल्वर प्लस Cl2। सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे। बात समझ में है? ग्रे कलर का होता है ये। और ये जो रिएक्शंस होते हैं ये आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। एक और रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, जैसे हो गया आपका AgBr। इसमें भी आपने सनलाइट जब डाली, सनलाइट की प्रेजेंस में, ये भी टूट जाएगा किसमें? सिल्वर में और ब्रोमाइड में, Br2 में। बात समझ में आई? ये अगेन ग्रे कलर का होगा और ऑब्वियसली ये व्हाइट है। एंड दीज 2 रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, जो पुराने टाइम में भी और आजकल भी यूज हो सकती है, तो उसमें भी ये काम आते थे ये 2 रिएक्शंस। तो इसके एप्लीकेशंस कभी कभी वो पूछ लेता है, राइट? तो आपको ये एप्लीकेशंस याद करना बहुत बहुत जरूरी है। क्या बात आपको समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फोटोलिटिक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये जो रिएक्शन है आपके आगे चैप्टर्स में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, या एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स हैं, तो बहुत ज्यादा ये रिएक्शन उसके अंदर काम आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से हमने करना है, बेस बना लेना एटलीस्ट। सो व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। सो आप कैसे लिखोगे इसको? अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal from its salt solution. This is the definition. अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मेटल है आयरन, ठीक है। आपके पास एक सॉल्ट सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड सॉल्ट सोल्यूशन? क्योंकि ये कॉपर सल्फेट, कॉपर है ना, ये कॉपर इज द सॉल्ट, इसका सोल्यूशन हो गया आपका कॉपर सल्फेट। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। बात समझ में आई? ये ब्लू कलर का एक लिक्विड टाइप होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इसे कहते हैं हम। तो जब आयरन इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? FeSO4 और कॉपर अलग से हमें निकल जाएगा, ठीक है। कॉपर का कलर होता है वैसे रेडिश ब्राउन डिपॉजिट हमें मिलेगी, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है ये सोल्यूशन। तो देखो ब्लू कलर कन्वर्ट्स टू ग्रीन कलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सोल्यूशन के कलर्स आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है? क्या है? ये एक्टिविटी की फॉर्म में है बच्चों। आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर CuSO4 सोल्यूशन है, आपने इसके अंदर एक आयरन नेल डाला, ये आयरन है। तो अब क्या होगा? कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि CuSO4 का ब्लू कलर ग्रीन कलर का हो जाएगा और ये आयरन पे जो इनिशियली ग्रेइश कलर का था, इस पे रेडिश ब्राउन डिपॉजिट आ जाएगी, रेडिश ब्राउन डिपॉजिट।
ये रेडिश ब्राउन डिपॉजिट एक्चुअली है किसकी, ये जो कॉपर बन रही है इसी की तो है, कॉपर इस पे चढ़ जाएगा। यानी आप क्या कहोगे, आयरन ने, Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। देखो आयरन ने कॉपर की जगह ले ली ना, इसी को कहते हैं डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर की जगह ले ली और कॉपर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से बाहर आ गया। क्या बात समझ में? इस तरीके से आपको समझना है इसको। अब मैंने आपको कहा अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, राइट? तो जब हमने ये रिएक्शन पढ़ा गिव्स FeSO4 प्लस Cu, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तभी कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली, है ना? इसका मतलब तो यही हुआ। तो अब हमें कैसे पता लगेगा सर कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है? ये जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आता है एक टॉपिक रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज को हमें याद रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? एक सीरीज ऑफ मेटल्स होते हैं कि हायर रिएक्टिविटी वाले ऊपर होंगे, लेसर रिएक्टिविटी वाले नीचे होंगे। तो इस ऑर्डर से हम पता लगा सकते हैं कि आयरन ऊपर आता है कॉपर से, तो यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन कॉपर को कॉपर के सोल्यूशन से यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन वाइस वर्सा नहीं होता। लोअर रिएक्टिविटी का मेटल हायर रिएक्टिविटी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस यानी उसकी जगह ले सकता है। क्या बात समझ में? तो ये हम उस चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है? अभी नहीं याद करना आपको चैप्टर नंबर 1 के लिए। चैप्टर नंबर 1 के लिए बस एक ये याद रख लो एग्जाम्पल, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था इट इज एक्चुअली सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जो अभी हमने पढ़ा, एक एक्सचेंज हुआ। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एलिमेंट्स कहो या आयंस कहो टेक्स प्लेस 2 टाइम्स, 2 बार एक्सचेंज होता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, साथ में आप ले लीजिए बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है? ये पानी में रहेगा, सॉल्युबल है, नमक है ना, और ये होगा आपका इनसॉल्युबल PPT, ये वाइट कलर का होता है। ओह माय गॉड, आई थिंक आई डिडंट टेल यू इन द पार्ट 1, ये डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ PPT। ये आप लिख लीजिए अगर आपने नहीं लिखा है, आई फॉरगॉट टू टेल, आई एम सॉरी। फॉर्मेशन ऑफ अ PPT का ये होता है सिंबल, डाउनवर्ड एरो। अपवर्ड एरो मतलब रिलीज ऑफ अ गैस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, गैस तो यहाँ नहीं बन रही। तो जो भी है यहाँ पे इनसॉल्युबल PPT बन रहा है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बारी डिस्प्लेसमेंट हुई है। सबसे पहले सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस किया और NaCl बना दिया। सेकेंड क्या हुआ? बेरियम ने Na2SO4 में सोडियम को डिस्प्लेस किया, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे की जगह चेंज की, तो 2 बारी हुआ। आप समझ रहे हो? 2 बारी हुआ। इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको भी डिस्प्लेस किया, इसीलिए 2 अलग अलग प्रोडक्ट बने। अगर इसने सिर्फ इसको डिस्प्लेस किया होता ना तो बनता NaCl बनता और सिर्फ SO4 का कुछ तो गैस SO2 SO3 निकल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, राइट? तो यहाँ पे इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हो सकता है वो पूछे आपको गिवन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो आप ये वाला रिएक्शन लिख सकते हो। अच्छा, इसके साथ आपने स्टार्टिंग में भी एक और रिएक्शन, जब मैंने आपको पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था तब भी एक रिएक्शन आपको बताया था। क्या था वो? PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, ये वाला रिएक्शन याद है? जिसके अंदर PbI2 बनता है प्लस KNO3 बनता है, तो ये वाला रिएक्शन है, ठीक है? ये भी आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब भी मैंने आपको बताया था पोटेशियम लेड को कर रहा है, लेड पोटेशियम को डिस्प्लेस कर रहा है। जब पोटेशियम ने लेड को डिस्प्लेस किया तो KNO3 बना, जब लेड ने पोटेशियम को डिस्प्लेस किया तो PbI2 लेड आयोडाइड बना, और ये येलो कलर का होता है, याद है? बताया था मैंने आपको। सो ये भी आप एग्जांपल इन द फॉर्म ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हो। क्या बात समझ में आई आप सभी को? तो चलिए अब फाइनली हम लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे आ गए हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन।
These are the last two types of chemical reaction in our syllabus, ठीक है। ये जब ये एक साथ होते हैं ना तब हम उसको redox reaction कहते हैं। जनरली ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आपस में एक साथ ही हो रहे होते हैं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, पहले बेसिक सा मतलब हम जानेंगे। ऑक्सीडेशन नाम से पता लग रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड करना, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन इज एडेड। अब इसका मतलब क्या ऑक्सीजन इज एडेड बताता हूं। सबसे पहले रिडक्शन समझ लो। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन गैस का ऐड होना, H2 इज एडेड, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन का मैंने ये तो आपको बताया ऑक्सीजन का ऐड होना, इसी को मैं ये भी कह सकता हूं H2 का रिमूव होना, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही है तब आप उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहोगे, या अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, हट रही हो, निकल रही हो, बाहर हट रही हो उस कंपाउंड से, तब भी आप कहोगे कि उसका रिडक्शन हो रहा है। क्या बात समझ में? अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जी एग्जांपल है आपका कॉपर आपने लिया, ठीक है। आपने कॉपर में ऑक्सीजन को ऐड किया, तो ये क्या रिएक्शन है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। आप ऑक्सीजन को इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हो, इसमें ऐड कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या बनेगा? CuO बनेगा, ठीक है जी। कॉपर मैंने आपको बताया रेडिश ब्राउन कलर का होता है, राइट। और ये क्या बना दे रहे हैं? कॉपर ऑक्साइड बना दे रहे हैं। बच्चों ये कॉपर ऑक्साइड ना ब्लैक कलर का होता है, ये भी आपको अच्छी तरीके से इसका कलर भी याद रखना पड़ेगा। ओके डन। अब क्या होगा? रिडक्शन अब दिखाता हूं मैं। कॉपर ऑक्साइड में आप हाइड्रोजन जब ऐड करोगे, देखिए हाइड्रोजन ऐड हो रही है, मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन है? इट इज रिडक्शन रिएक्शन, इट इज रिडक्शन रिएक्शन। ये वाला क्या है रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। दोनों के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। तो जब ये होगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको वापस से कॉपर मिल जाएगा जो कि ब्राउन कलर का होगा। सो यू गेट बैक द कॉपर जिसका रिएक्शन आपने स्टार्टिंग में करवाया था, ठीक है। कुछ नहीं करना, बस जो कॉपर ऑक्साइड बना उसमें से हाइड्रोजन पास करा दो तो आपको कॉपर मिल जाएगा। बात समझ में आई? सो ये हो गया ऑक्सीडेशन का एग्जांपल, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन जो हमारे नेचर में ज्यादा रिएक्शंस होते हैं वो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही होती है, ठीक है। इसीलिए उसको रिडॉक्स रिएक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो उसी में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ZNO प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अंदर क्या हो रहा है? यहाँ देखो जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ZNO। इसमें से ऑक्सीजन हट रही है तभी तो अकेला जिंक बचा प्रोडक्ट साइड, राइट। तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना मतलब रिडक्शन हो रही है जिंक ऑक्साइड की, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? ZNO इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ओके। सिमिलरली कार्बन का देखो, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसीलिए तो देखो प्रोडक्ट साइड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन चिपकी हुई है। इसका मतलब कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब मैं आपको दो कंसेप्ट्स पढ़ा रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भर भर के इस चैप्टर से इस पे आते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, तो दोनों नाम है, कंफ्यूज मत होना। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिडक्टेंट भी कहा जाता है। क्या बात समझ में आई? तो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी खुद की रिडक्शन होती है और ये दूसरे की ऑक्सीडेशन करता है, तभी तो इसका नाम एजेंट पड़ा, क्योंकि ये ऐसा एजेंट है जो दूसरों की ऑक्सीडाइज करने के लिए निकलता है घर से। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों की तो रिडक्शन करता है लेकिन खुद की ऑक्सीडेशन करता है। बात समझ में आई? अब मुझे बताओ इस एग्जाम्पल में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ? मुझे बताओ। ZNO की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। जिसकी खुद की रिडक्शन होती है वो क्या काम करेगा? दूसरे की ऑक्सीडाइज करेगा ना दूसरे को, तो ये इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ZNO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली कार्बन की हो रही है ऑक्सीडेशन, यानी ये दूसरे की क्या कर रहा होगा? अपने साथ वाले रिएक्टेंट की क्या कर रहा होगा? रिडक्शन कर रहा होगा। क्योंकि ये रिडक्शन कर रहा है तो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी यहाँ पे कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई?
अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। अब मुझे इसमें से जल्दी से बताओ कि रिडक्टेंट कौन सा है एंड ऑक्सीडेंट कौन सा है। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो इसके अंदर रिएक्टेंट्स में से ही होगा ना, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा वाला कौन सा है। तो अगर आप ध्यान से देखो HCl जो ये हमारा है, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2। इसकी ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो ना HCl में से हाइड्रोजन हट गया। मैंने बताया देखो ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशंस होती हैं, यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यहाँ तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी तो ये ऑक्सीडेशन ही हुआ। दो डेफिनेशंस थी ना, यहाँ तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसके अंदर तो भी ऑक्सीडेशन है, या अगर हाइड्रोजन रिमूव भी हो रही है तब भी ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। ठीक है, तो अगर इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है इसका मतलब ये दूसरे की रिडक्शन कर रहा ही होगा पक्का से, और क्योंकि दूसरे की रिडक्शन कर रहा है इसीलिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, सिमिलरली अगर मैं MnO2 की बात करूं, MnO2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू MnCl2। बात समझ में आई? तो यानी यहां से ऑक्सीजन हट रही है। ऑक्सीजन का हटना यानी रिडक्शन होना। अगेन मैंने आपको बताता हूं रिडक्शन की दो डेफिनेशन मैंने बताई थी, यहाँ तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए, यहाँ तो ऑक्सीजन हट जाए, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट के क्लोरीन ऐड हो रहा है। एटलीस्ट ऑक्सीजन तो हट रहा है ना, हमें तो उससे मतलब है ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का ऐड होना, क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हटना हो रहा है इसीलिए MnO2 की हो रही है रिडक्शन, और क्योंकि MnO2 की हो रही है रिडक्शन इसीलिए इसे कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये पक्का से दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। दूसरे की मतलब HCl की ऑक्सीडेशन ये कर रहा है। सिमिलरली इसकी रिडक्शन कौन कर रहा है, HCl कर रहा है। बात समझ में आई? सो आई होप सो रिडॉक्स रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। एंड फाइनली द लास्ट टू पार्ट्स ऑफ योर चैप्टर कोरोजन एंड रैंसिडिटी, ये मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा, कुछ खास नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। डिग्रेडेशन ऑफ मेटल होता है टार्निशिंग आप कह सकते हो, जिसके अंदर उनका कलर खराब हो जाता है, कोई तरह की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स इट इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जब एक्सपोज्ड रहता है वाटर, ह्यूमिडिटी और एयर दोनों से तो उसकी रस्टिंग टेक्स प्लेस होती है। ठीक है, रस्टिंग टेक्स प्लेस, रस्टिंग हो जाती है उसकी। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रस्ट इज अ रेडिश ब्राउन डिपॉजिट, ठीक है, जो आयरन पे चढ़ जाती है। अब मुझे बताओ ये रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। आपको ऐसे ही याद करना है। X मतलब कितने भी वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ अटैच हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद रखना है Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये आपका रस्ट का फॉर्मूला है। सिमिलरली सिल्वर आपने देखा होगा, सिल्वर ज्वेलरीज अगर घर में है तो आपने देखा होगा कि उस पे एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। अगेन इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ सिल्वर। बात समझ में आई? सिल्वर सल्फाइड बन जाता है ना। उसके बाद अब ध्यान से देखो एक और मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन कोटिंग ऑन कार्बन ऑन कॉपर। कॉपर बॉटल्स पे आपने देखा होगा ग्रीन कलर का कोटिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? वो क्योंकि उसमें कोरोजन हो गया है, कॉपर का कोरोजन हो गया, जिसकी वजह से उस पे ग्रीन कलर की कोटिंग चढ़ गई है। इस ग्रीन कोटिंग को हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं। बेसिक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसकी नेचर कॉपर कार्बोनेट की बेसिक होती है। आप सिंपल कॉपर कार्बोनेट भी कह सकते हो। कॉपर कार्बोनेट इस पे CuCO3 चढ़ जाता है। बात समझ में आई? कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो कोरोजन में आपको बस इतनी चीजें याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, आराम से, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। सेकेंड इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होता है? रैंसिडिटी इज बेसिकली जो आपके खाने के अंदर फैट्स एंड जो ऑयल्स होते हैं, जब इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है ना तो क्या होता है, आपके खाने की स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। इसी को कहते हैं कि खाना रैंसिड हो गया। खाना रैंसिड होने का मतलब क्या होता है? खाने की जो स्मेल है, जो टेस्ट है वो बदल गई। ठीक है, स्मेल प्लस टेस्ट चेंज हो गया। हम कहते नहीं खाना खराब हो गया, इसमें से गंदी स्मेल आ रही है। क्यों? क्योंकि खाना रैंसिड हो गया। आप ये कहते हो खाना रैंसिड हो गया। बात समझ में आई? अब रैंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। हाउ टू
प्रिवेंट रैंसिडिटी। ठीक है, इसके बाद वी कंप्लीट दिस चैप्टर हाउ टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। सबसे पहला जो आपका यहाँ पे मेथड होगा, इट इज यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी मतलब जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे, ऐसे सब्सटेंसेस आप यूज कर लो। दूसरा तरीका होगा कि यू शुड कीप फूड इन फ्रिज, इन रेफ्रिजरेटर्स, इससे खराब नहीं होता खाना। ठीक है, या आप उसे एयर टाइट कंटेनर में रखो, एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, वो भी सही है। और तीसरा है जैसे चिप्स वगैरह हैं, तो बैग्स ऑफ जो चिप्स होते हैं, चिप्स के जो पैकेट होते हैं, पैकेट्स ऑफ चिप्स, दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। जो चिप्स मैन्युफैक्चरर है ना, अंदर जो हवा भरी होती है ना चिप्स के अंदर, वो एक्चुअली N2 नाइट्रोजन गैस ही होती है। अब नाइट्रोजन गैस से क्यों भरी होती है चिप्स? क्यों? क्योंकि N2 इज एन इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इट इज एन अनरिएक्टिव गैस। ठीक है, एंड इस वजह से इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ चिप्स। और जब चिप्स की ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली चिप्स रैंसिड नहीं होगी, उनका टेस्ट खराब नहीं होगा। ये एक इनर्ट गैस होती है, एक अनरिएक्टिव गैस होती है। तो अगर चिप्स इस गैस के साथ रिएक्ट करना भी चाहे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप चिप्स को खुले में छोड़ दोगे तो एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन गैस है ना, तो चिप्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया एडिशन ऑफ O2 इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी ना खाने की। इसीलिए कहते हैं एयर टाइट कंटेनर में रखो या फ्रिज में रखो। ठीक है, या एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दो, या ये जो चिप्स होते हैं स्पेशली फॉर चिप्स नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज एन अनरिएक्टिव गैस, वो रिएक्ट नहीं करती इतनी जल्दी। So yeah, with this we complete your chapter number 1 chemical reactions and equations। अब मिलेंगे next chapter के साथ। comments में लिख के जरूर बताना आपको next chapter कौन सा चाहिए। But let's see, I'm planning to start with the life processes। थोड़ा बड़ा chapter है क्योंकि उसके अंदर internally बहुत सारे आपके modules आ जाते हैं। But don't worry, we'll complete it। All the very best, do make notes and study regularly। इससे आपको बाद में बोझ नहीं आएगा। All the best।